वेलकम टू मिनट ऑफ क्लासेस। और आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 10वीं का विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 1 पार्ट 6। पार्ट का नाम है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। स्टूडेंट्स, इस विषय के ऊपर ऑलरेडी मैंने 4 से 5 पार्ट के ऊपर वीडियो लेक्चर बना के रखा हुआ है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन की लिंक मिल जाएगी, या तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हो। स्टूडेंट्स, विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 1 के साथ साथ भाग 2 भूगोल विषय के और राजनीतिक विज्ञान और गणित भाग 1 और गणित भाग 2, इन सभी विषयों के भी वीडियो लेक्चर आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। यदि आपको उन वीडियोस को भी देखना है तो प्लेलिस्ट में जाइए और उन सभी वीडियोस को देख लीजिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। तो क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन और कैसे होता है, और अलग अलग प्रयोग से, अलग अलग विधि से समझने का प्रयास करेंगे कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहा जाता है। तो चलिए, आज का हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, जिसको आपने कक्षा 8वीं और कक्षा 9वीं में थोड़ा बहुत सीखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग पहले समझते हैं प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे प्रकाश का अपवर्तन किसे कहा जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, प्रकाश का परावर्तन क्या कहता है कि जब भी कोई सूर्य प्रकाश की किरण आती है और किसी पृष्ठभाग से टकराती है तो उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, कोई ना कोई कोण बनाकर। ठीक है ना, उसका विचलन उसी मार्ग में होता है। तो उसे हम लोग प्रकाश का क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। किसी समतल पृष्ठभाग से टकराएगी और उसी मार्ग में क्या हो जाएगी, वो वापस चले जाएगी। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम लोग देखा जाए तो जितने भी दर्पण होते हैं उनके अंदर प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है, क्योंकि उनके अंदर प्रकाश आती भी उसी माध्यम से है और टकरा के जाती भी उसी माध्यम में। ठीक है ना, तो इसके अंदर दर्पण सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि दर्पण में एक भाग क्या होता है, चमकीला होता है, और दूसरे भाग पर क्या किया जाता है, कलर किया जाता है, जो अपरावर्तक होता है, परावर्तक नहीं होता है। और जो भाग चमकीला होता है वो परावर्तक होता है, और सिर्फ उसी भाग से क्या होगा, सूर्य प्रकाश किरण का क्या होगा, परावर्तन होगा, और दूसरा जो भाग रहेगा वहाँ पर नहीं होगा, जिसके अंदर लेड ऑक्साइड की परत लगाई जाती है, लाल रंग की होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे कि दर्पण के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, दर्पण के कितने प्रकार है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दोगे, जिसको आपने कक्षा 8वीं 9वीं में सीखा हुआ दर्पण के बारे में। ठीक है स्टूडेंट, तो आप समझते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहा जाता है। तो स्टूडेंट देखिए, जब भी कोई माध्यम होता है और कोई प्रकाश किरण आती है, टकराती है, और वो कोई ना कोई अंश से विचलित होकर दूसरे माध्यम में चली जाती है। ठीक है, ऊपर वाला माध्यम दूसरा कोई रहेगा और नीचे वाला माध्यम क्या रहेगा, दूसरा रहेगा। यही पृष्ठभाग से जहाँ से सूर्य प्रकाश क्या होगा, टकराया था। तो यहाँ पर सूर्य प्रकाश का क्या होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है। ठीक है ना, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अपवर्तन बोलेंगे। और यहाँ पर सूर्य प्रकाश का जो परावर्तन है वो दो, पहला परावर्तन पहले माध्यम में होगा और दूसरा परावर्तन जैसे ही वो दूसरे माध्यम में आता है तो दूसरे माध्यम में दूसरा परावर्तन होगा। तो इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं कि प्रकाश का जो अपवर्तन होता है उसके अंदर 2 बार परावर्तन होता है। मतलब जब प्रकाश किरण का 2 बार परावर्तन होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। और प्रकाश के परावर्तन के बारे में आपने सीखा कि जब एक माध्यम में प्रकाश किरण आती है और टकराने के बाद उसी माध्यम में चली जाती है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। लेकिन जब प्रकाश का परावर्तन 2 बार होगा, पहला परावर्तन पहले माध्यम में और दूसरा वाला परावर्तन दूसरे माध्यम में, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, प्रकाश का अपवर्तन होगा। और प्रकाश के अपवर्तन के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो है लेंस। क्या है स्टूडेंट्स, लेंस। लेंस के अंदर प्रकाश का 2 बार अपवर्तन होता है। हम लोग आने वाले वीडियो लेक्चर में, आने वाले पार्ट में हम लोग समझेंगे कि लेंस का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, और उसके अंदर प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार से होता है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि प्राकृतिक लेंस का उदाहरण क्या है। ठीक है, प्राकृतिक लेंस का उदाहरण आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। अगला टॉपिक देख लेते हैं, प्रकाश का परावर्तन का नियम। जैसे कि आपने पिछली कक्षाओं में सीखा हुआ प्रकाश के परावर्तन के नियम, एक बार और मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कोई समतल पृष्ठभाग होता है और उस समतल पृष्ठभाग से एक किरण आती है, सूर्य की प्रकाश किरण आती है, और वो किरण क्या होती है, उससे टकराती है, और टकराने के बाद वो क्या होती है, उसी मार्ग में वापस चली जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक रेखा होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। क्या कहते हैं, इसे अभिलंब कहा जाता है। और आने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपाती किरण, और जाने वाली किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। तो इस प्रकार से 3 किरण होती है और ये क्या, समांतर पृष्ठभाग है। ठीक है ना, समांतर पृष्ठभाग है। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या बोलता है कि आपाती किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही पृष्ठ प्रतल में होते हैं।
ठीक है ना। आप लोग गणित में देखा होगा, प्रतल मतलब किसी कोई जगह, तो तीनों एक ही प्रतल में होते हैं। दूसरा नियम क्या था, आपातित किरण परावर्तित किरण। ये जो आपातित किरण है और ये जो परावर्तित किरण है, ये दोनों अविलंब के विपरीत हो रहे हैं। एक लेफ्ट साइड में है तो दूसरा क्या है, राइट साइड में है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि आपातित किरण और परावर्तित किरण दोनों परावर्तक पृष्ठभाग में जो आपतन बिंदु है, जहाँ पर ये लोग आपतित हो रहे हैं, जहाँ पर आपतित किरण और परावर्तित किरण मिलती हैं, तो उसे आपतन बिंदु कहा जाता है। तो अविलंब की क्या रहेगा, विपरीत ओर होता है। और यहाँ पर अगर बात करें आपतन कोण मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट, और परावर्तन कोण एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो यहाँ पर आई बराबर क्या होता है, आर होता है। मतलब कोण आई का मान और कोण आर का मान क्या रहेगा, बराबर रहेगा। जैसे कि आपने एक नियम सीखा होगा, साइन आई बटे साइन आर। इस तरह से आपने पिछली कक्षा में एक नियम सीखा होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह आपको समझ में आ गया होगा प्रकाश का परावर्तन किसे कहा जाता है और प्रकाश के परावर्तन के नियम। एक बार पढ़ के समझ लेते हैं प्रकाश के परावर्तन का क्या अर्थ है। जिस क्रिया में किसी पृष्ठभाग पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें उस पृष्ठभाग से वापस मुड़ जाती है। मतलब प्रकाश की किरण तो आएगी, लेकिन जब उसका परावर्तन होगा तो उसी मार्ग में वापस चली जाती है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे। प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश की जो आपतित किरण होती है, परावर्तित किरण होती है, परावर्तक पृष्ठभाग वो जो स्ट्रेट पृष्ठभाग था उस पर आपतन बिंदु से खींचे गए अविलंब के विपरीत ओर होती है। कहने का मेरा मतलब है कि आपतित किरण परावर्तित किरण ये अविलंब के विपरीत ओर होती है। और दूसरा नियम है, आपतित किरण परावर्तित किरण और अविलंब तीनों जो रहेंगे एक ही प्रतल में पाए जाते हैं। और आपतन कोण परावर्तन कोण का माप क्या होता है, समान होता है। आई कोण आई बराबर कोण आर का मान क्या रहेगा, बराबर रहता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे हम लोग सीखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम। स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक हमारा स्टार्ट करने से पहले, प्रकाश का अपवर्तन का नियम समझने से पहले या प्रकाश का अपवर्तन समझने से पहले यहाँ पर मैं 2 से 3 कृति बताऊंगा आपको। पहले उनको समझ लेते हैं ताकि हमको आसान पड़े कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। देखिए यहाँ पर आपके सामने 3 डायग्राम दिए होंगे, 3 आकृति दी गई है। ये तीनों आकृति में अलग अलग चीज़ें दर्शाई गई हैं। ठीक है, अगर आप लोग पहली आकृति में देखोगे तो यहाँ ग्लास है, ग्लास के अंदर क्या है, पानी है, जिसके अंदर आपने क्या किया है, पेंसिल सीधी रख दिया है। तो जब आप पेंसिल को सीधी रखोगे तो पानी के ऊपर जो पेंसिल की मोटाई है वो अलग है, लेकिन पानी के नीचे जो पेंसिल की मोटाई है वो क्या है, अलग है। ये क्यों होता है, ये प्रकाश के अपवर्तन की वजह से होता है। ठीक है ना। अब अगर दूसरी वाली आकृति आप लोग देखोगे तो पानी के ऊपर जो पेंसिल का स्थान है वो अलग है, और पानी के अंदर जो आप लोग पेंसिल को देखते हो तो ये आपको टूटी हुई प्रतीत होती है। मतलब जब ये जो पेंसिल है वह ऊपर माध्यम वो अलग है और पानी माध्यम क्या है, अलग है। मतलब जो हवा होती है वो विरल माध्यम का काम करेगी और जो पानी रहेगा वो सघन माध्यम काम करेगा। इन तीनों स्थितियों में जो हवा रहेगी विरल माध्यम का और पानी जो रहेगा सघन माध्यम। विरल माध्यम क्या होता है स्टूडेंट्स, जिसके अंदर परमाणुओं के जो अणु होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है ना, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, विरल माध्यम। और चूंकि पानी के अंदर जो परमाणु होते हैं उनके अणु बहुत नज़दीक नज़दीक रहेंगे, तो इनको हम लोग बोल सकते हैं कि सघन माध्यम का कार्य करेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम में से दूसरे माध्यम में जा रही है तो उसके मार्ग में थोड़ा बहुत संचलन हो रहा है या विचलन हो रहा है, जिसकी वजह से वो मोटी हुई दिखाई देती है या तो अपने मार्ग से थोड़ा सा तिरछी दिखाई दे रही है। ठीक है, जैसा कि आप लोग तीसरे वाले डायग्राम में देख सकते हो कि यहाँ पर एक पेंसिल रखी गई है। ठीक है, और पेंसिल यहाँ पर टूटी हुई दिखाई देती है और हमको पेंसिल का स्थान इस तरफ आभासी हुआ दिखाई देगा, लेकिन वास्तविक में पेंसिल हमारी यहाँ नहीं है। पेंसिल कहाँ है, यहाँ पर है। तो हमको लेकिन वो थोड़ा सा ऊपर उठी हुई पेंसिल दिखाई देगी। पेंसिल रहेगी बहुत गहरे में, लेकिन हमको पेंसिल ऐसा लगेगा थोड़ा सा क्या है, वो ऊपर है। तो इन दोनों स्थितियों में, पहली स्थिति और दूसरी स्थिति में आपने देखा जब पेंसिल पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो उसका प्रतिबिंब बन रहा है, मतलब वहाँ पर प्रकाश है, आपको दिखाई दे रहा है। मतलब कोई चीज़ आपको क्यों दिखाई देती है, क्योंकि उसका प्रतिबिंब आपकी आंखों में बनता है। जो नेत्र पटल होता है उस पर प्रतिबिंब बनता है, जो वो आपको चीज़ें दिखाई देती है। और प्रतिबिंब बनने के लिए प्रकाश चाहिए, बिना प्रकाश के तो प्रतिबिंब बनेगा नहीं। तो जब भी प्रकाश किरण किसी एक माध्यम में से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके मार्ग में थोड़ा बहुत क्या होता है, विचलन होता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा तिरछी हो जाती है। मतलब थोड़ा सा तिरछा होकर गमन करेगी। यहाँ पर विचलन ज़्यादा नहीं हो रहा क्योंकि पेंसिल ज़्यादा आपने टेढ़ा नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर विचलन बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि पेंसिल यहाँ पर बहुत टेढ़ी हो गई है। बात समझ में आ रही है। तो इसके संचरण की दिशा बदलती है और ये अभिलंब, मतलब अगर यहाँ पर अविलंब हम लोग खींचते हैं तो यहाँ पर अविलंब से क्या हो जाएगी, वो
दूर हो जाती है। ये आपतित किरण बोलोगे और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण बोलेंगे। और बीच में एक अभिलंब खींच देंगे। मतलब यहाँ पर जो परावर्तित किरण है, जो पानी के अंदर आपको पेंसिल दिखाई दे रही है, यह हम लोग बोल सकते हैं अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, बस एक और कृति से समझते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एक धातु का बर्तन लेना है जिसके अंदर 5 रुपये का सिक्का रख देना है। 5 रुपये का सिक्का रख देना है। बर्तन के पास धीरे धीरे, बर्तन से हमको क्या करना है, धीरे धीरे दूर जाना है। धीरे धीरे हम जब दूर जाएंगे तो सिक्का हमको दिखाई देगा क्या, नहीं दिखाई देगा। जिस स्थान पर सिक्का न दिखाई दे वहाँ पर आपको क्या करना है, रुक जाना है। ठीक है, आप सिक्के की ओर देखते रहिए और धीरे धीरे क्या कर दिए, उसके अंदर, इस बीकर के अंदर पानी भरते जाइए। जब धीरे धीरे पानी भरोगे तो थोड़े समय के बाद ये सिक्का आपको दिखाई देने लग जाएगा। ये सिक्का रहेगा यहाँ पर, लेकिन प्रकाश के अपवर्तन की वजह से सिक्का थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ आपको दिखाई देता है। जब तक आपने पानी नहीं भरा था तब तक ये सिक्का आपको नहीं दिखाई दिया, लेकिन आप जैसे ही पानी भरते हो तो यहाँ पर पहले एक ही माध्यम था, पूरे बीकर के अंदर सिर्फ हवा थी, लेकिन जैसे आप पानी भरते हो तो उसके अंदर 2 माध्यम हो जाता है। एक हवा माध्यम हो जाता है और दूसरा पानी माध्यम हो जाता है। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम जब प्रकाश किरण गमन करती है तो हम अपने मार्ग से क्या होती है, थोड़ा सा विचलित हो जाती है, अर्थात अभिलंब से थोड़ा सा दूर हो जाएगी। तो आपको सिक्का थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा और वो आपको पानी के अंदर दिखाई देने लग जाएगा। तो ये ऐसा क्यों होता है? तो आरंभ में आपने देखा कि निकलने वाली जो प्रकाश की किरण थी, दीवार के कारण रोक ली जाती थी। ये दीवार के कारण क्या हो जाएगी, रोक ली जाएगी, क्योंकि पूरे बीकर के अंदर क्या हवा है। तो यहाँ प्रकाश का अपवर्तन होगा क्या, नहीं हो पाएगा, कि प्रकाश के अपवर्तन होने के लिए 2 माध्यम को होना जरूरी है। ठीक है ना, प्रकाश का अपवर्तन होने के लिए कितना माध्यम चाहिए, 2 माध्यम चाहिए। अतः सिक्का हमको दिखाई नहीं दिया, लेकिन जैसे आप पानी डालने लग गए तो प्रकाश की किरण हवा माध्यम तिरछे गमन करते हुए संचरण की दिशा में क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है, और जिससे वो अभिलंब से दूर हटके और सिक्का हमको ऊपर दिखाई देने लग जाता है। तो हम लोग इसको ही बोल सकते हैं कि प्रकाश का ये क्या है, अपवर्तन है। अब इन दोनों कृतियों के माध्यम से हमको प्रकाश के अपवर्तन के बारे में जानकारी मालूम पड़ गई है कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहा जाता है। जैसे प्रकाश का अपवर्तन आपको मैंने 2 कृति के माध्यम से बताया। तो यहाँ पर मैंने लिख के रखा है, प्रकाश जब एक पारदर्शक माध्यम से दूसरे पारदर्शक माध्यम में जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर माध्यम जो होना चाहिए वो पारदर्शक होना चाहिए, जिसके अंदर सूर्य की प्रकाश किरण पूरा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चले जाए। जैसे लेंस पारदर्शक माध्यम है, ठीक है ना, दर्पण पारदर्शक माध्यम है, उनके संचरण की दिशा परिवर्तित होती है। जब एक पारदर्शक माध्यम में से दूसरे पारदर्शक माध्यम में जाता है तो उनके संचरण की जो दिशा होती है वो क्या होती है, बदली हो जाती है, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश का वेग क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। हवा में प्रकाश का वेग अलग होता है, पानी में प्रकाश का वेग अलग रहेगा, और आप लोग बोल सकते हो कांच में प्रकाश का वेग अलग रहेगा। इसीलिए क्योंकि प्रकाश का वेग अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है, जिसकी वजह से उसका विचलन भी अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होगा। हवा में प्रकाश का विचलन अधिक होगा, पानी में प्रकाश का विचलन कम होगा, ठोस में प्रकाश का विचलन और कम होगा। मतलब माध्यम आपका जितना विरल रहेगा प्रकाश का विचलन उतना ज़्यादा होगा, माध्यम जितना आपका सघन रहेगा प्रकाश का विचलन उतना कम होगा। इसलिए हम लोग सुबह के समय या दोपहर के समय देखते हैं कि सूर्य प्रकाश की वजह से पूरा दिन दिखाई देता है, क्योंकि माध्यम क्या है, हवा। तो हवा में विचलन प्रकाश का ज़्यादा होता है, इसलिए दिन में पूरा उजियाला होता है। लेकिन पानी के अंदर वही प्रकाश ज़्यादा नहीं जा पाता है, क्योंकि पानी के अंदर प्रकाश का विचलन ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए पानी के अंदर हमको अंधेरा दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ प्रकाश का विचलन ज़्यादा नहीं हो पाएगा, वो सघन माध्यम है। ठीक है ना, तो वेग अलग अलग होने के कारण प्रकाश किरणें जब एक पारदर्शक माध्यम से दूसरे पारदर्शक माध्यम में तिरछे पथ पर चलती हैं तो उनकी दिशा में परिवर्तन होता है। ये चीज़ हमको समझ में आ गया कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहा जाता है। अब प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ और जानकारी समझ लेते हैं कि आपतित किरण क्या होता है, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, और निर्गत किरण किसे कहा जाता है। तो चलिए एक और कृति के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। अगली कृति हमारे पास है कि आपको यहाँ पर कांच का आयताकार गुटका रखना है। आयताकार रहता है, कांच का आता है। प्रयोगशाला में, अगर आप स्कूल में प्रयोगशाला में जाएंगे तो आपको ऐसा कांच का गुटका दिखाई देगा। ठीक है ना, उसको रखकर पेंसिल से आपको क्या करना है, इस तरह से आकृति रूपरेखा PQRS बना लेनी है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि कांच के गुटके की जो कोर PQ है का प्रतिच्छेदित करने वाली तिरछी रेखा खींचिए। यहाँ पर एक हमको क्या करना है, एक तिरछी रेखा AB खींच देना है, और A और B के स्थान पर हमको एक ऑल पेन आता है। ठीक है ना, उस ऑल पेन को क्या करना है, लगा देना है। और
ठीक है। फिर उसके बाद जिस कोर से ऑल पिन लगाई गई है उसके विपरीत कोर के गुटके का ए बी ऑल पिन प्रतिबिंब देखिए। मतलब आपको इस तरह लगाया ना आपने, तो आपको यहाँ से उसके विपरीत दिशा से आप ऑल पिन की स्थिति आपको देखनी, कांच का गुटका रखकर। जब कांच का गुटका रखकर आप उस स्थिति को देखोगे तो आपको सी डी एक लाइन दिखेगी, मतलब सी डी पर आपको दिखाई, मतलब सी और डी पर आपको क्या करना है, एक ऑल पिन और लगा देना है जो भुजा एस आर पर बिंदु एम पर प्रतिच्छेदित करेगी, और जो पहली रेखा थी वो पी क्यू पर बिंदु एन पर प्रतिच्छेदित करती है। और आप हम लोग को क्या करना है, एम एन को मिला दीजिए और इसी प्रकार एम डी को भी क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। तो ए एन क्या रहेगा, ए एन क्या रहेगा, ए एन आपकी आपतित किरण रहेगी और एम डी क्या रहेगा, आपका निर्गत किरण रहेगा। जब किसी प्रकाश की किरण का 2 बार परावर्तन होता है, क्या बोल रहा हूँ मैं, जब किसी प्रकाश की किरण का 2 बार अपवर्तन होता है, सॉरी, जब 2 बार अपवर्तन होता है तो उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, निर्गत किरण बोलेंगे। ठीक है ना। तो आगे तो उपयुक्त कृति से हमको समझ में आता है कि पहला जो अपवर्तन किरण था वो हवा माध्यम से सघन माध्यम में आया और देख रहे हो पी क्यू पर बिंदु एन पर प्रतिच्छेदित किया था। और जो दूसरा अपवर्तन हुआ, यहाँ पर 2 बार अपवर्तन हुआ, ए एन और एम डी, यहाँ पर 2 बार अपवर्तन हुआ है। और दूसरा जो अपवर्तन हुआ है उसके अंदर कांच माध्यम से जो प्रकाश किरण है कांच माध्यम से हवा माध्यम में आई है, एस आर पर बिंदु एम पर प्रतिच्छेदित करता है। पहली बार जो कोण बनाया था उसने आई बनाया था और दूसरी बार जो कोण बना उसका आई वन है। ठीक है ना। यहाँ पर अगर आप लोग देख सकते हो आई वन और आर, ये दोनों किरण जो है, कोण जो है, वो दोनों क्या रहेंगे, समान रहते हैं। ठीक है। इसी प्रकार अगर हम लोग बात करेंगे कोण ई और कोण आई, इनके मान भी क्या रहेंगे, समान रहेंगे। कोण ई का मान और कोण आई का मान भी क्या रहेगा, समान रहेगा। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गई। कृति से हमको समझा स्टूडेंट्स कि पहला जो परावर्तन हुआ था वो हवा माध्यम से कांच माध्यम में हुआ था, जिसके अंदर मैंने रेखा ए बी खींच के आपको बताया था। जो ए बी रेखा है, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि ए बी जो बिंदु ए एन पर विस्थापित करती है तो ए एन भी कहा जा सकता है। और दूसरी रेखा जो आपको एम डी, तो पहली रेखा जो ए एन थी वो हवा माध्यम में थी, ठीक है, और एम डी भी हवा माध्यम में, लेकिन बीच में क्या है, ठोस माध्यम आया था प्रकाश, तो पी क्यू पर एन पर होता है। तो उसी प्रकार जो दूसरा अपवर्तन था प्रकाश किरण कांच माध्यम से हवा माध्यम हुआ, एस आर पर आपने बिंदु एम के पास देखा। पहली बार आपतित कोण आई और दूसरी बार आपतित कोण आई वन बना था, जो आपको लाल कलर के लाइन में दिखाई दे रही थी। ध्यान रखिए को आई वन और आर का मान यहाँ पर पहले अपवर्तन के लिए समान रहेगा। प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार कोण आई और कोण आर का मान क्या होता है, बराबर होता है। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बताया था। ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं कि कांच के गुटके से निकलने वाली जो निर्गत किरण थी वो गुटके से निकलने वाली आपतित किरण ए एन के समांतर दिशा में थी। ए एन के क्या थी, समांतर थी, लेकिन थोड़ा सा आपको विचलित हुआ दिखाई देगा। जो एम डी था वो ए एन के समांतर दिखा था, ठीक है, लेकिन वो ऐसा आपको प्रतीत होगा कि वो थोड़ा सा विचलित हुआ दिखाई देता है। इसे क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, इसे ही कहा जाता है प्रकाश के अपवर्तन। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और हमारे प्रकृति में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जो प्रकाश के अपवर्तन पर संबंधित है। जैसे मृग मरीचिका होती है, जैसे रेगिस्तान में जब आप लोग चलते हो तो कोई वस्तु आपको हिलती हुई प्रतीत दिखाई देती है और आपको ऐसा लगता है कि दूर कहीं क्या है, पानी है, लेकिन वो पानी होता नहीं है, वो आभासी प्रतिबिंब होता है जो हमको लगता है कि दूर, बहुत दूर क्या है, पानी। ऐसा रेगिस्तान इलाकों में दिखाई देता है। प्रकाश के अपवर्तन के ऊपर ही जो तारे होते हैं वो टिमटिमाते हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो देखा जाए तो प्रकाश जो तारे होते हैं वो खुद टिमटिमाते नहीं है। सूर्य भी तो एक तारा है ना, तो वो भी तो टिमटिमाना चाहिए, लेकिन वो क्यों नहीं टिमटिमाता, और बाकी जो तारे हैं वो क्यों टिमटिमाते हैं। तो उन सभी प्रश्नों का जो जवाब है वो प्रकाश का अपवर्तन है। आने वाली वीडियो लेक्चर में मैं धीरे धीरे बता दूंगा आपको कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, और साथ ही साथ हम लोग समझेंगे जो आसमान होता है, ठीक है ना, वो काला क्यों होता है, और जो हम लोग बोल सकते हैं जो अंतरिक्ष होता है वो काला क्यों होता है और आसमान नीला क्यों होता है। ठीक है ना। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग आने वाले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे, और साथ ही साथ सीखेंगे कि इंद्रधनुष की निर्मित कैसे होती है, जो इंद्रधनुष होता है वो कैसे निर्मित होता है। इन सभी टॉपिक्स के ऊपर आगे वीडियो आने वाली है, तो आने वाली सभी वीडियोज़ को आप लोग ध्यान से देखिएगा, आपको पूरा पाठ एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा।
की वीडियो लेक्चर में इतनी। आज हमने समझा प्रकाश का अपवर्तन किसे कहा जाता है, लेकिन उसके पहले मैंने बता दिया था आपको कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। ठीक है, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो यदि पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक करने से हमारा उत्साह बढ़ता है और आने वाली वीडियोज़ को और अच्छे से बनाने की कोशिश की जाती है। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। यदि स्टूडेंट्स आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और उसके बाजू में जो ऑल है उसको ऑल कर दीजिए, ताकि आप मेरी सारी वीडियोस देख सकें जो भी मैं अपलोड करूं। कमेंट करके आप मेरे पूछे गए प्रश्नों के जवाब दीजिए और आप अपनी राय भी दे सकते हो कमेंट करके, आपको वीडियो कैसी लग रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।